बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू से आज हम करेंगे यूनिट 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस एक्सरसाइज के पिछले दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनकी वीडियो अलग अलग अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने दोनों क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट हैं उनको सारा किया है सॉल्व। तो अगर आपको पिछले दो क्वेश्चंस को समझना है तो आप मेरे चैनल पर उसकी वीडियो देख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 देखकर क्वेश्चन 1 लिखेंगे तो क्वेश्चन 1 के जितने भी सवालात हैं वो सॉल्व हुए हुए वीडियो आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 लिखेंगे एक्सरसाइज 6.1 के साथ तो आपको क्वेश्चन 2 भी मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड A रेशो B रेशो C रेशो F। पहले और दूसरे क्वेश्चन में दोनों में A B C D के जो रेशो हैं वो दिए गए हैं, हमने इनको मालूम करना है। तो रेशो मालूम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशो क्या है और रेशो क्यों मालूम किया जाता है। आम जिंदगी में हम किस तरीके से किसी भी चीज़ का रेशो लेते हैं। लेट्स सपोज टू यहाँ पर मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं। अब ये जो 4 पेंसिल्स हैं इनके साइज़ अलग अलग हैं लेंथ में, यानी कि अगर हम रेशो में क्या लेते हैं, साइज़ मालूम करते हैं। अब वो साइज़ मालूम करना, किस तरह का साइज़ मालूम करना है कि आप लेंथ में, विड्थ में, वेट में, इसी तरीके से अगर कोई इंसान है तो उसकी उम्र में, उसकी तनख्वाह में आपने फ़र्क को मालूम करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। तो यही रेशो होता है। अब जैसे कि मैं पेंसिल की मिसाल दे रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं और अगर मैं इनके वज़न का रेशो करती हूँ, ये A B C D, अब ये 4 पेंसिल्स हैं जिनको मैंने A B C D कहा है। इसका अपना वज़न है, इसका अपना है, इसका अपना है, इसका अपना, सब अलग अलग वज़न रखते हैं। A B का पहले हम आपस में कंपैरिजन कर लें, फिर B C का आपस में कंपैरिजन करें तो B C में से C का जब हम B के साथ कंपैरिजन करेंगे तो B का रेशो बड़ा होगा, और इसी तरीके से C और D का जब हम आपस में कंपैरिजन करें तो D का वज़न C से बड़ा होगा। तो जब हम इन चारों का मिलकर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो तब हमें ये पता चलेगा कि सबसे कम वज़न किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है, और उससे ज़्यादा किसका है, और उससे भी ज़्यादा किसका है। जैसे कि मैं यहाँ पर वज़न की बात कर रही हूँ तो हम वज़न से ही चीज़ों का रेशो मालूम कर रहे हैं। अब अगर मैं इन्हीं पेंसिल्स के वज़न के बजाय लंबाई का रेशो मालूम करूँगी तो मुझे सारी पेंसिल्स के लंबाई का ही रेशो मालूम करना होगा। ये नहीं कि मैं 2 पेंसिल्स का वज़न ले लूँ और 2 की लेंथ ले लूँ और फिर रेशो मालूम करूँ, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ की चौड़ाई का रेशो मालूम करने लगे, 2 या 2 से ज़ायद वो चीज़ें हों, तो हमने उन सब की चौड़ाई का ही रेशो मालूम करना होगा एक दूसरे के साथ। रेशो होता क्या है, बेसिकली ये होता है मवाजना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, या 2 से ज़्यादा चीज़ें हों, जैसे कि ये 2 से ज़्यादा 4 चीज़ें हैं, इनका आपस में मवाजना करना किसी एक ही साइज़ में। अगर लेंथ में हम इनका मवाजना करेंगे तो सबका मवाजना आपस में लेंथ से होगा। अगर वज़न में हम इनका मवाजना करें तो सबका मवाजना एक दूसरे के साथ वज़न से ही होगा। इसी तरीके से अगर हम इनकी विड्थ यानी चौड़ाई का मवाजना करें तो सबकी चौड़ाई का ही मवाजना एक दूसरे के साथ होगा। ये नहीं कि एक तरफ एक चीज़ का हम चौड़ाई मालूम करें और दूसरे का हम वज़न मालूम करें, ऐसा नहीं होगा। तो आई होप आपको रेशो समझ में आ गया होगा कि रेशो है क्या। अब हम क्वेश्चन 3 को कॉपी में सॉल्व करते हैं। मैंने सवाल कॉपी में उतार दिए हैं। क्वेश्चन 3 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, A रेशो B इज इक्वल टू 2 रेशो 3, B रेशो C इज इक्वल टू 4 रेशो 5 एंड C रेशो D इज इक्वल टू 7 रेशो 10। अब हमने इन चारों का आपस में मवाजना करना है। तो पहले हम ये 4 कौन हैं, A B C और C D। A एक दफ़ा आ गया और फिर इसके साथ B लिख दिया, A B। अब यहाँ पे क्या है, B C। तो B C में हम B एक दफ़ा लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ C लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, C D, तो C एक दफ़ा आ गया है तो D लिखेंगे। अब आप इन चारों को एक करेक्टर ले लें, एक A भी एक करेक्टर है, B और C और D ये सब एक करेक्टर हैं। अब A की वैल्यू क्या है 2 और B की वैल्यू क्या है 3। इसी तरीके से दूसरी तरफ B C की वैल्यू क्या है 4 रेशो। तो अब हम ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे B का ये वाला, इस लाइन में नहीं बल्कि नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे B के लिए 4 और C के लिए 5 रेशो के साथ। अब हमारे पास C और D मौजूद हैं लेकिन वो हम अभी नहीं उतारेंगे इनके नीचे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इन दोनों को ऐड करके आगे सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, A रेशो B रेशो C को अगर हम आपस में सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सा वाला करेक्टर है जिसके पास डबल वैल्यू है, डबल साइज़ है।
तो यहाँ पर बी है जिसके पास ऊपर 3 है और नीचे 4 है, तो इसके पास 2 वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए सी हैं जिनके पास एक है वो किससे इंटरेक्ट करेंगे, जिसके पास डबल वैल्यू है। ए भी बी से इंटरेक्ट करेगा और सी भी बी से ही इंटरेक्ट करेगा, लेकिन किस तरीके से करेगा ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। रेशो मालूम करने के लिए हम आमने सामने इंटरेक्शन नहीं करते बल्कि ऊपर से नीचे करते हैं, आड़ी या फिर सीधी ऊपर से नीचे, आमने सामने नहीं। तो ए जब बी से इंटरेक्ट करेगा तो ऊपर से नीचे ऐसे, और सी जब बी से इंटरेक्ट करेगा तो नीचे से ऊपर ऐसे, और बी अपने साथ भी इंटरेक्ट करेगा ऊपर से नीचे इस तरीके से। अब इसकी इंटरेक्शन इस तरह लिखने के बाद इसका मतलब क्या है कि ये आपस में होंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 4, रेशो लगाया 3 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये लिखने के बाद हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये ऑप्शनल होता है जो मैं आपको समझाने के लिए स्टेप करती हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा रेशो लगा के 15। और फिर इसके बाद अब हमने ए रेशो बी रेशो सी मालूम कर लिया है, तो उसके बाद हम सी रेशो डी को उतारेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो सी के लिए हमारे पास क्या है 7 और डी के लिए हमारे पास है 10। वो हम यहाँ पर उतारने के बाद दोबारा से इनकी इंटरेक्शन करेंगे। किस तरीके से कि जिसके पास डबल वैल्यू है, जिस करेक्टर के पास, बाकी सब उसी से इंटरेक्ट होंगे, लेकिन कैसे, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, लेकिन आमने सामने नहीं हो सकते। तो 8 भी 7 से इंटरेक्ट करेगा, इस तरीके से 12 भी 7 से इंटरेक्ट करेगा, और डी के लिए 10 भी 15 से इंटरेक्ट करेगा, और सी के पास डबल वैल्यू है तो सी आपस में इंटरेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पर लाइन लगाते हैं। अब हमने इनका टेबल पढ़ना है, तो हम 8 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। 12 मल्टीप्लाई 7, अगर आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं, चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई 7 और 15 मल्टीप्लाई रेशो लगा के 10। अब 8 7 ज़ा 56 रेशो, 12 7 ज़ा 84 रेशो, 15 7 ज़ा 105 रेशो एंड 15 10 ज़ा 150। अब ये जो हमारे पास आया है, हम इसको देखेंगे कि क्या ये जो नीचे हमारे पास रेशो आए हैं, क्या ये सब किसी एक टेबल में आते हैं कि हम इनको मज़ीद डिवाइड कर सकें। तो ये किसी एक टेबल में नहीं आते, तो यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है ए रेशो बी इज इक्वल टू 4 रेशो 3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 5 रेशो 7 एंड ए रेशो डी इज इक्वल टू 7 रेशो 9। तो ए रेशो बी हम पहले क्या उतारते हैं 4 रेशो 3, और इसी तरीके से बी रेशो सी है तो बी एक दफ़ा लिख चुके हैं तो सिर्फ सी यहाँ पर उतारेंगे, और फिर इसी तरीके से ये ए रेशो डी भी है तो ए एक दफ़ा लिख चुके हैं तो सिर्फ बी यहाँ पर उतारेंगे। अब बी रेशो सी हमारे पास क्या है 5 रेशो 7, तो बी के नीचे 5 और सी के लिए 7 इसी लाइन में। अब पहले हम ए बी सी डी को कर लेंगे, फिर ए डी को उसके बाद ऐड करेंगे लाइन लगा के। अब मैं क्या करूँगी, देखूंगी कि कौन से वाला करेक्टर है जिसके पास डबल नंबर है। तो बी के पास डबल नंबर है, इसका मतलब है ए और सी इसी से इंटरेक्ट होंगे, लेकिन कैसे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, लेकिन आमने सामने नहीं होंगे। तो ऊपर से नीचे 4 5, ऊपर से नीचे 3 5, ऊपर से नीचे 3 7। अब अगर हम चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 7, लेकिन अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट करूँगी 4 5 ज़ा 20 रेशो लगा दिया, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 7 ज़ा 21। अब इसके बाद ये करने के बाद हमारे पास ए रेशो डी अभी मौजूद है, उसको हम नीचे उतारेंगे। यहाँ पर ए के लिए 7 है और डी के लिए है हमारे पास 9। अब फिर से हमने इनकी इंटरेक्शन करनी है, तो कैसे होगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेकिन किसके साथ, जिसके पास डबल नंबर है। ए के पास डबल नंबर है तो ए के साथ बाकी सारे इंटरेक्ट करेंगे और ए खुद अपने साथ भी इंटरेक्ट करेगा। ए अपने साथ इंटरेक्ट करने के बाद ऊपर से नीचे 15 के साथ और 21 के साथ भी ए ने इसी तरीके से नीचे इंटरेक्ट करना है। अब 9 के साथ ऊपर से नीचे यहाँ जाएगा, 29 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 9। अब 27 ज़ार 140 लाइन लगाने के बाद हम लिखेंगे 27 ज़ार 140, रेशो नीचे आ गया। अब 7 15 ज़ार या 15 7 ज़ार 105, इसी तरीके से रेशो लगा दिया। फिर 21 7 ज़ार या 7 21 ज़ार 147। अब 29 ज़ार या 9 20 ज़ार 180। अब ये जो हमारे पास आया है, हम देखेंगे कि क्या ये एक ही टेबल में आके मज़ीद डिवाइड हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकते। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन 3 कर दिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियोस में
सॉल्व करके इनकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आपको देखनी हो तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। दुआओं में याद रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।